हेलो गाइस, वेलकम टू केमिस्ट्री लिंक्स। माय नेम इज ओम प्रकाश। आइए हम बात करेंगे केस नंबर 1, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इससे पहले मैंने बात कर चुका था। इससे पहले हम लोगों ने, अगर आप वीडियो नहीं देखें तो प्लीज़ आप जाकर के उस वीडियो को देख लीजिए। इससे पहले हम लोगों ने जो भी डिस्कस किया है सारे सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, ठीक है। हम पढ़े थे इससे पहले में ट्रांजिशन स्टेट। तो ट्रांजिशन स्टेट के बारे में मैंने बताया था जो ए जो होता है कम्प्लीटली नहीं बॉन्ड बनता है और ये इसके बीच में न ब्रेक होता है कम्प्लीटली और नहीं कंप्लीट ये बना होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट और इसी को बोलते हैं दीज आर कॉल्ड द एक्टिवेटेड मोलेक्यूल, ठीक है। टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा तो रेट कांस्टेंट बढ़ेगा। ये बातें हम बात कर चुके हैं पिछले क्लास में। अगर आप नहीं देखें तो प्लीज आप वीडियो को देखिए, ठीक है। ओके, एक बात किया था मैंने, थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते थे इट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्टिवेट द मोलिक्यूल, यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी, यानी कि ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सके उतनी मिनिमम एनर्जी मुझे इसको देना है ताकि ये एनर्जी मैंने कि ये मोलिक्यूल एनर्जी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सके, ठीक है। तो आइए इसको बोलते हैं ना हम लोग, एक बात कहते हैं पहाड़ी वाला ग्राफ, इसको बोलते हैं पहाड़ी वाला ग्राफ। देखिए कैसे होता है, सी हियर एक्सोथर्मिक। आप एक्सोथर्मिक से साफ पता चलता है डेल्टा एच शुड बी निगेटिव होना चाहिए, ये पता चलता है। आप जानते होंगे थर्मोडायनेमिक्स में ये चीज़ों को हम पढ़ना है, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन को देखिए, ए प्लस ए बी से करेंगे तो A2 और B एंड दैट इज द एक्सोथर्मिक बोले तो यहाँ पे सॉरी ये एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक दैट इज द पॉजिटिव, यानी कि डेल्टा एच वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। अब कब क्या होगा भाई, तो ये रिएक्टेंट है, ये वाला रिएक्टेंट है, क्योंकि ये देखिए ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट को मैंने यहां रख दिया और इसको यहां तक लेके जाते हैं। ये है मेरे पास थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये वाला ये एनर्जी कर्व है, ये वाला एनर्जी कर्व है और ये तो प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन दिया हुआ। अब इसको किसी भी तरीके से मुझे यहां तक रिएक्शन पहुंचाना पड़ेगा एनर्जी, तो हम यहां तक लेकर जाते हैं इसको। तो यानी कि यहां से ये वाला एनर्जी, ये रिएक्टेंट की एनर्जी यहां से लेकर के यहां तक एनर्जी जो बढ़ाते हैं दैट इज कॉल्ड द एक्टिवेशन एनर्जी, और लिखा हुआ EAF, एफ इज द फॉरवर्ड रिएक्शन, इसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, दैट इज द फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है। तो यहां देखिए इसको, अब क्वेश्चन ये बनता है ये यहां से एनर्जी को कैसे हम देंगे, तो हीटअप कर दीजिएगा तो एनर्जी बढ़ जाएगा, या फिर किसी और एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा आप एनर्जी को यहां तक बढ़ाना है, ठीक है। यहां के बाद अब क्या करेंगे, तो यहां के बाद क्या होता है, जब एक्टिवेटेड मोलेक्यूल होता है, जैसे कि ये वाला मोलेक्यूल जो होता है काफी एक्टिवेटेड यानी कि बहुत ज्यादा एनर्जी होता है, तो फाइनली इसके बीच में जब रिएक्शन हो जाएगा यानी कि बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा और ये बॉन्ड टूट जाएगा ना, तो 1 सेकेंड एनर्जी इसकी घट जाएगी, यानी कि दीज आर द मैक्सिमम एनर्जी, ये मैक्सिमम एनर्जी है इस पोजीशन पे। तो ये देखिए दीज आर द ट्रांजिशन स्टेट और इसी को बोलते हैं ई थ्रेशोल्ड, यहां तक जाएगा और ये ऑटोमेटिक आएगा, जैसे ही प्रोडक्ट बनेगा तो ये क्या करेगा, अपना एनर्जी लूज करेगा तो यहां तक आ जाएगा। अब क्वेश्चन ये बनता है ये प्रोडक्ट यहीं तक क्यों रह गया, तो देखिए अगर प्रोडक्ट रिएक्टेंट से ऊपर ही रह जाए, रिएक्टेंट का जो एनर्जी है उससे ऊपर ही रह जाए, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच का जो एनर्जी गैप होता है उसको बोलते हैं डेल्टा एच, दीज आर कॉल्ड द डेल्टा एच, ठीक है। अब देखिए हमारे पास ये भी तो हो सकता है ये प्रोडक्ट है, ये भी तो हो सकता है ना, ए से ए प्लस ए बी बन करके हमको क्या बनाया, A2 प्लस बी बना दिया। हो सकता है इसको मैं इधर करना चाहूं तो मुझे क्या होता है, इसकी अब एनर्जी लेवल यहां तक है, इसकी एनर्जी लेवल यहां है, अब यहां से इसको यही थ्रेशोल्ड एनर्जी तक पहुंचाना है, इसको यहां तक, और फिर ये ढूल करके यहां आ जाएगा। तो कभी भी यानी कि आपको कहां देना पड़ेगा, जितना इसकी एनर्जी का लेवल है और टॉप तक थ्रेशोल्ड, इन दोनों के बीच के एनर्जी के गैप को बता देंगे, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक का जो बात बताएंगे इसको बोलते हैं दैट इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसको, इट्स कॉल्ड ए थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द बैकवर्ड, यानी कि ये आपको प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, ये वाला दिया था प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में जाना है, तो ये। अब क्वेश्चन ये बनता है एक्सोथर्मिक कब हुआ, डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव कब आएगा, तो यहां देखिए अगर आपने पहले भी जानते हैं ये डेल्टा एच का वैल्यू, अगर प्रोडक्ट जो बन रहा है उसका एनर्जी हमारे पास पॉजिटिव है, जो मतलब ज्यादा है, जो हमारे पास रिएक्टेंट लिए उसकी एनर्जी कम है, तो ऑब्वियस सी बात है जो कम लिए तो उसमें कुछ हीट दिए हैं, उसमें कुछ डेल्टा एच यानी कि कुछ ना कुछ हीट दिए हैं, जब हीट दिए हैं तभी तो इसकी एनर्जी यहां तक आकर रुका है। अब यहां से भूल जाइए, यहां तक बात करें, यहां पे एनर्जी लेवल अलग, यहां पे एनर्जी लेवल, इसका मतलब कि इसकी एनर्जी लेवल कम थी, इसकी एनर्जी लेवल थोड़ा बढ़ाना तो थोड़ा हीट देना पड़ेगा, तो वो डेल्टा एच हो जाएगा। और हीट देने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द पॉजिटिव
तो इसलिए ये हो गया डेल्टा एच इज इक्वल टू पॉजिटिव। कौन सा केस में है साहब? एंडोथर्मिक रिएक्शन के केस में है। ठीक है, इसी को बोलते हैं EAF को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड, EAB इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड। ठीक है, और डेल्टा एच, ये जो डेल्टा एच होता है दैट इज द एच इज द इंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ द रिएक्टेंट, ऐसे भी लिखते हैं। एच ऑफ द प्रोडक्ट माइनस एच ऑफ द रिएक्टेंट बोलते हैं, एंड दैट इज इक्वल टू, ये होता है पॉजिटिव। ठीक है, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? डेल्टा एच बराबर EAF भी लिख सकते हैं माइनस EA, B लिख सकते हैं, ऐसे ये भी आप लिख सकते हैं। ये देखिए ये वाला लिख सकते हैं। ठीक है, कब? जब ये देखिए EF फॉरवर्ड में कितना एनर्जी है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत ज्यादा है, यानी कि एनर्जी ये बहुत ज्यादा हुआ, और माइनस ये कितना है भाई? बैकवर्ड में केस में एनर्जी कम है, तो एनर्जी कम है, तो ओवरऑल मिलाकर के क्या मिलेगा? डेल्टा एच का वैल्यू क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। दैट्स व्हाई दीज आर द एंडोथर्मिक। यस सर नो बोलो? यस। तो आपको कौन सा फॉर्मूला याद रखना है? ये वाला फॉर्मूला याद रखना है? नहीं, ये वाला फॉर्मूला तो मैं समझाने के लिए बता दे, आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। यही फॉर्मूला हम आगे हमेशा इस्तेमाल करेंगे। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड दैट इज इक्वल टू डेल्टा एच। ठीक है, ठीक है, हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा, इस चीजों के लिए हमेशा आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, वैसे भी आप डेल्टा एच का वैल्यू के लिए जानते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी, ये देख लीजिए ना, इससे भी तो पता चल जाएगा डेल्टा एच का वैल्यू, इसको निकालना है, ये वाला वैल्यू निकालना, क्या करेंगे? दिस माइनस दिस कर देंगे, तभी तो ये वाला वैल्यू आएगा भाई, ये वाला वैल्यू तभी तो निकल के आएगा। तो आपके पास ये समझ में आया। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन देखो, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में दोनों एक चीज और बता दूं मैं, अगर A प्लस बी से माइनस यहाँ पे ऐसे दे दिया, और अच्छा इसी में आपको बताता हूं, इसी में बताता हूं। देखो इधर यहां पे देखिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन A से B प्लस X किलो जूल। अब देखिए यहां से एक चीज समझ में आना चाहिए, A एक रिएक्टेंट है, B प्रोडक्ट में बना, तो जब बना अब कुछ एनर्जी को रिलीज कर दिया, इसका मतलब साफ पता चलता है देखने से, ये इसकी एनर्जी लेवल ज्यादा है और इसकी एनर्जी लेवल कम है, क्योंकि ये एनर्जी लेवल कम होने की वजह से, क्योंकि ये तो कुछ रिलीज कर दिया ना अपना एनर्जी, ए ही बी में कन्वर्ट हुआ, तो कहता ए कन्वर्ट तो हुआ लेकिन कुछ एनर्जी रिलीज कर, इसका मतलब साफ पता चलता है ए का जो ओरिजिनल एनर्जी है बी का ओरिजिनल एनर्जी हो, तो ए का ओरिजिनल एनर्जी ज्यादा है, बी का ओरिजिनल एनर्जी कम है, क्योंकि ये कुछ रिलीज कर दिया। ठीक है, ठीक है। अब यहीं पे प्लस एक्स किलो जूल लिखा है, तो इसे एक साफ समझ में आना चाहिए, जो डेल्टा एच का वैल्यू नहीं दिया होगा, ऐसे दिया होगा, तो दैट द निगेटिव, यानी कि ये रिलीज किया हुआ है, ये रिलीज किया हुआ एनर्जी है। या फिर आप यूं कहें, ये ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, ए से प्लस ए से माइनस एक्स और यहां पे कर दे बी। ठीक है, अब ये देखिए इस तरीके से अगर दिया है ना, तो आपको ये समझ में आना चाहिए ये एक्स किलो जूल है, मैंने कहा किलो जूल है, अगर इसको राइट साइड में ले जाओगे तो क्या होता है? प्लस एक्स किलो जूल हो जाएगा, किलो जूल हो जाएगा, 1 सेकेंड किलो जूल है, तो 1 सेकेंड एक्स किलो जूल हो जाएगा जब, तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, 1 सेकेंड क्या कर सकते हैं, डेल्टा एच का वैल्यू निगेटिव लिख सकते हैं, यानी कि ये इस साइड में रिएक्टेंट साइड में निगेटिव होता है, प्रोडक्ट साइड में पॉजिटिव होता है, तो एक्सोथर्मिक कहलाता है। मैंने आपको बता दिया है निगेटिव क्यों रखते हैं, क्योंकि इसी को इस साइड में लाएंगे तो निगेटिव हो जाएगा, या इसको इस साइड में ले पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव जब होता है तो इसका मतलब एनर्जी इतना रिलीज किया है, तो हम समझ जाएंगे। ठीक है, तो डेल्टा एच शुड बी निगेटिव, एंड दैट इज द डेल्टा एच निगेटिव कब होगा? H2 माइनस H1, एंड दैट इज द प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। यस सर नो? यस, H2 माइनस H1 कर देंगे तब हो जाएगा H2 माइनस H1, और दैट इज द प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो हमने प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट की बात करें, देखो इधर यहाँ पे देखिए पहाड़ी वाला का, ये देखो प्रोडक्ट का एनर्जी कितना है भाई? इतना है, कम है, एनर्जी काफी कम है, अरे यही एनर्जी लेवल है। रिएक्टेंट का एनर्जी ज्यादा है, तो आपने क्या किया, प्रोडक्ट का एनर्जी कम है, और रिएक्टेंट का एनर्जी ज्यादा है, तो ओवरऑल मिला करके क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू कम है, ये वैल्यू ज्यादा है, तो निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो इसी को बोलते हैं यहाँ पे डेल्टा एच जब भी निगेटिव होगा, इसका मतलब एनर्जी रिलीज हुआ है, यानी कि प्रोडक्ट का इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट कम है और इंथैल्पी ऑफ द रिएक्टेंट ज्यादा है। एनर्जी बोले तो इंथैल्पी को उससे डिनोट कर, थर्मोडायनेमिक्स जब पढ़ेंगे ना तो आपको वो अच्छे से समझ में आएगा, और नहीं समझ में आएगा तो मैंने नहीं, अगर आपको पता है तो थर्मोडायनेमिक्स एक बार पलटिए, उसको देखिए, मैंने थर्मोडायनेमिक्स जो पढ़ाऊंगा तो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, चलो, तो ये तो हमारे पास रिएक्शन एक्सोथर्मिक कैसे लिखना है वैसे कर रहे हैं। अब इसके लिए ग्राफ देखते हैं, ये वाला ग्राफ, पहाड़ी वाला ग्राफ। तो 1 सेकेंड रिएक्टेंट यहाँ पे है और यहाँ तक पहुंचाना है, तो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द फॉरवर्ड, और इसके बाद से ये डाउन होकर के यहाँ चला है, अपने आप ही आता है, दीज आर द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन।
जब यहाँ से आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे तो बहुत ज्यादा एनर्जी है ना, इससे ज्यादा एनर्जी हो ही नहीं सकता। अब इससे ज्यादा नहीं हो सकता तो क्या होगा, आपस में ये बॉन्ड बना लेगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा और बन जाएगा यहाँ पे। तो ये वाला डेल्टा एच का वैल्यू यहाँ पे आ गया। तो अब डेल्टा एच का वैल्यू आप जानते हैं, ये वाला फॉर्मूला प्रोडक्ट एंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय एंथैल्पी ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है। तो डेल्टा एच, और इसके लिए डेल्टा एच बराबर अगर लिखना होगा तो क्या जानते हैं, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर दें। तो अब आपके पास देखो इधर ई ए कोमा एफ माइनस क्या बोलेंगे, ई ए कोमा बी, और यहाँ पे निकलेगा तो ये निगेटिव आ जाएगा, देख लो इधर, दैट इज कॉल्ड द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। पहली बात तो यहाँ पे ये वाला देख लीजिए, यहाँ पे लिख दिया हूँ। और ई ए बी यानी कि पहाड़ी वाला, अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक एनर्जी ज़्यादा चढ़ाना पड़ेगा, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक चढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो एनर्जी इतना देना पड़ेगा और उसके बाद से आसानी से आ जाएगा। उसके लिए नहीं देखना है आपको पहाड़ पर से ले जाकर और मानते हैं पहाड़ पर गए और जाकर के वहां से पानी गिरा रहे हैं, तो आप थोड़ी कहेंगे जो पहाड़ से नीचे कैसे जाएगा, अरे वो अपने रास्ता बना लेता है भाई, जैसे रास्ता उस तरीके से मोलिक्यूल भी होता है। जब हाई एनर्जी हो जाता है तो क्या करता है, काफी अनस्टेबल होता है, तो क्या होता है, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए रिएक्शन करके और फटाफट अपना बॉन्ड बना लेता है और अपना एनर्जी को कम कर देता है, स्टेबिलिटी, ठीक है। चलो, तो डेल्टा एच का वैल्यू क्या होता है, ये समझ गए। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए ए से बी जा रहा है, एक्सोथर्मिक दे दिया या डेल्टा एच का वैल्यू निगेटिव दे दिया, इसका मतलब एक्सोथर्मिक हो गया। एक्सोथर्मिक हो गया इसका मतलब क्या समझ में आया आपको, एक्सोथर्मिक के केस में प्रोडक्ट का वैल्यू ज्यादा या रिएक्टेंट का वैल्यू ज्यादा। आप एकदम साफ तौर से समझो, अगर ये रिएक्टेंट है, ये यहां से यहां आता है, ये प्रोडक्ट है, तो अब इसको यहां पहुंचाना है, यानी कि तो इस तरह से नहीं, माने यहां पे एनर्जी कुछ अलग होगा, ये वाला एनर्जी इतना ही है, अभी इसका इतना एनर्जी है, तो प्रोडक्ट का एनर्जी ज्यादा है, इसका मतलब कि इसमें कुछ एनर्जी दिया मैंने, रिएक्टेंट में कुछ एनर्जी दिया। ओके, दूसरा कहता है अगर रिएक्टेंट यहां पे पड़ा हुआ है और यहां से लेकर के यहां पे प्रोडक्ट बन गया, तो क्या किया, इसमें से कुछ एनर्जी को हटा दिया, तो ये क्या हो गया, प्रोडक्ट बना। तो ये वाला एक्सोथर्मिक हो गया, इंडोथर्मिक हो, ठीक है, ठीक है। तो डेल्टा एच का वैल्यू क्या कहता है, निगेटिव दिया हुआ, तो कहता है एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन इज, कितना दिया हुआ है यहाँ पे, देखो फॉरवर्ड रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी दिया हुआ है, यानी कि ई ए कोमा एफ दिया है, दैट इज इक्वल टू 10 किलोजूल पर मोल। कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द बैकवर्ड। तो आपको एक ही चीज समझना, डेल्टा एच इक्वल टू क्या, ई ए कोमा एफ माइनस ई ए कोमा बी, दैट्स ऑल। तो डेल्टा एच का वैल्यू यहाँ पे देख लो, ये मैंने -30 दिया, दैट इक्वल टू -30, तो -30 कर देंगे, और ये 10 दिया, इसका वैल्यू निकाल लेंगे, तो ई ए कोमा बी एंड दैट इज इक्वल टू 40 किलो जूल। यस सर, नो, हाँ या ना बोलिए। इसका मतलब कि ये यहां से पता चलता है एक्सोथर्मिक है कि इंडोथर्मिक है, बोल दो। एक्सोथर्मिक है कि इंडोथर्मिक है पहाड़ी वाले ग्राफ के केस में, तो यहाँ पे देख लीजिए ना, ये 1 सेकेंड, यहाँ पे अगर रिएक्टेंट है और देखो यहाँ पे ये प्रोडक्ट है, यहाँ पे तो यहाँ से ये प्रोडक्ट है एंड दीज आर द रिएक्टेंट है, इतना एनर्जी इसको, तो इतने एनर्जी यहाँ से यहाँ तक देना पड़ेगा, और यहाँ से यहाँ तक बढ़ाने के लिए, फॉरवर्ड के लिए यहाँ पे, तो देखो ना ई ए कोमा एफ कम है और ई ए कोमा बी ज्यादा है, इसका मतलब क्या, प्रोडक्ट का एनर्जी कम है, रिएक्टेंट का एनर्जी ज्यादा है, तो इसका मतलब कुछ एनर्जी इसको निकालना पड़ेगा, रिएक्टेंट से कुछ एनर्जी निकलेगा तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, तो कन्वर्ट होगा, इसका मतलब क्या, दैट इज कॉल्ड द एक्सोथर्मिक, निगेटिव, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ये कौन सा ग्राफ है, दीज आर द एक्सोथर्मिक वाला ग्राफ होगा, ठीक है। देखिए ए से ए बी रिएक्टेंट है, ये ट्रांजिशन स्टेट होता है, ट्रांजिशन स्टेट जिसको बोलते हैं एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल होगा, और यहाँ पे बन गया ए बी प्लस ए, दीज आर द इंटरमीडिएट। देखिए ये जो इंटरमीडिएट बनता है, इसके लिए आप आसानी से फिल्टर कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट एज ए प्रोडक्ट की इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैंने इसको बताने का क्या मतलब है, यहां तक तो हम समझ गए थे। अब आप क्या करेंगे, ऊपर से एक सी को मिला, ए सी को मिला दो, तो ए सी को मिला देंगे और वो ए बी से जाकर रिएक्शन करेगा, तो क्या सीन होगा भाई, ए बी से ये रिएक्शन करेगा, तो ये बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हुआ और ये नहीं हुआ, तो ये ट्रांजिशन स्टेट में आ गया। 1 सेकेंड, इसका फॉर्मेशन होना शुरू होगा, ये टूटना शुरू होता है, तो A3 प्लस सी आ गया, ये प्रोडक्ट बना। अब कहेंगे जी सर बी कहां गया, तो ऐसा हमने कोई रिएजेंट लिया या ऐसा कोई कंपाउंड लिया जो एसी कंपाउंड था, वो केवल ए से रिएक्शन कर रहा, बी से नहीं करेगा, तो यानी कि जो बी यहाँ पे भी रहता है, उसके लिए तो खैर बात ही नहीं है। तो ये रिएक्टेंट है, मैंने इंटरमीडिएट है, यानी कि 2 या 2 से ज्यादा आपने क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट को ले लेंगे तो ऐसे रिएक्शन करता है। अब देखो इस केस में यहाँ पे ग्राफ जो बनाते हैं, उसके लिए ये एनर्जी और ये क्या, प्रोग्रेस ऑफ एनर्जी, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, यहाँ पे दिया द रिएक्टेंट, ये ग्राफ ऐसे बनेगा, यहाँ पे आएगा, ये इंटरमीडिएट है, ये इंटरमीडिएट है, मतलब क्या होता है, A2 प्लस बी यहाँ पे बना,
वंस अगेन यहाँ पे पहाड़ वाला ऊपर जाएगा, वंस अगेन यहाँ पे ये वाला स्थिति आ जाएगा, कौन सा, ये ट्रांजिशन स्टेट, वंस अगेन ये ट्रांजिशन स्टेट आएगा, फिर से ये यहाँ से डाउन हो जाएगा और ये बन जाएगा क्या, A3 प्लस C बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, दीज आर द प्रोडक्ट। ठीक है, ठीक है। तो हमको क्या सीखने को मिलता है कि ये ट्रांजिशन स्टेट, या देखो एक मिला, एक ट्रांजिशन स्टेट 2 मिला। ठीक है, और इंटरमीडिएट कितना, यानी कि ट्रांजिशन स्टेट कितने मिले, 2, इंटरमीडिएट कितने मिले, 1। यानी कि हमको रिएक्टेंट के बारे में बात कर रहे हैं, जो हमारे पास अगर कोई इंटरमीडिएट मिलता है तो उसकी एनर्जी लेवल कम होती है और उसको हम आसानी से एज ए प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर मल्टीपल स्टेप में करते हैं तो जितने नंबर ऑफ स्टेप्स में अगर आपको जाएगा, ये देखो यहाँ से यहाँ तक एक सिंगल स्टेप आता, यहाँ से यहाँ से एक और सिंगल स्टेप आता, यानी कि हर एक स्टेप्स में इंटरमीडिएट या और रिएक्टेंट के बीच में, या यूं कहें जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में, मैंने फिर से बताऊं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में या रिएक्टेंट और इंटरमीडिएट के बीच में, डिपेंड करता है जो क्या इंटरमीडिएट से होके जा रहा है। रिएक्शन हम आगे बताऊंगा, जो रिएक्शन इंटरमीडिएट से होके जा रहा है या रिएक्टेंट डायरेक्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। अगर रिएक्टेंट डायरेक्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होगा तो यहां पे एक और ट्रांजिशन स्टेट मिलेगा, लेकिन अगर रिएक्टेंट इंटरमीडिएट और फिर प्रोडक्ट में बनेगा तो यहां फिर से ट्रांजिशन स्टेट एक मिलेगा और वंस अगेन एक ट्रांजिशन, यानी कि 2 ट्रांजिशन स्टेट मिलेंगे। ठीक है, 2 ट्रांजिशन स्टेट मिलेंगे। राइट राइट। चलो, इसके अलावा और कुछ नहीं इसमें जानना है आपको। ओके, हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे अर्हेनियस इक्वेशन। अर्हेनियस इक्वेशन क्या है, कैसे एक्सप्लेन किया गया, एवरीथिंग विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, चलें। अगर आपको वीडियो पसंद पड़ता हो, अच्छा लगता हो, अगर आपके लिए हेल्प हो तो प्लीज आप लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उन बच्चों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा जो आपके फ्रेंड्स हैं जिनको इसे जरूरत है। ठीक है, चलो, ओके, थैंक यू सो मच।